भाषा और आधुनिकता पर जिन्होंने किया विचार, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु पर जिनका है समान अधिकार, दक्षिण में भी किया जिन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का यह अद्भुत सराहनीय कार्य। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, अभी आप लोगों ने जिस पंक्ति को सुना, निश्चय ही अनुमान लगा लिया होगा कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय क्या है। जी हाँ बच्चों, आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बच्चों, यह निबंध विधा में लिखी गई रचना है। आप जानते हैं कि गद्य साहित्य की कई विधाएं हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज इत्यादि। इसी तरह से निबंध भी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम लोगों का प्रथम भाग है। इसी क्रम में हम अपने अध्ययन को गति देते हैं और जानते हैं कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य क्या है। बच्चों, आज हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन और साहित्यिक परिचय को जानेंगे। उसके उपरांत भाषा और आधुनिकता पाठ के गद्यांशों की व्याख्या जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्न को भी हम लोग जानेंगे। तदुपरांत हम लोग इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और अंत में हम लोग अभ्यास कार्य को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन परिचय को। बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक उच्च कोटि के निबंधकार हैं और आलोचक हैं। आपका जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ। बच्चों, आपके शिक्षा के संदर्भ में कहें तो प्रारंभिक शिक्षा आपने तेलुगु और संस्कृत से प्राप्त किया और उच्च शिक्षा आपने हिंदी से प्राप्त किया। आपकी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि आप लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। बच्चों, आपका देहावसान सन 2005 ईस्वी में हो गया। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के साहित्यिक योगदान को हम जानते हैं। बच्चों, हमने बताया कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक उच्च कोटि के निबंधकार हैं, आलोचक हैं। इन्हीं दोनों विधाओं पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने अपनी लेखनी चलाई। इनके जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनकी संख्या बच्चों 8 है, जो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी, छठा है शोध और बोध, सातवां है वेलुगु दारुल जो तेलुगु में है और आठवां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। बच्चों, ये हैं आपके साहित्यिक योगदान। इसी क्रम में अब हम जानते हैं कि आपकी लेखन विधा क्या है। हिंदी साहित्य में आपने किन विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। हमने बताया बच्चों कि आप निबंध और आलोचना से संबंधित ही रचना किए हैं। और भाषा के संदर्भ में कहें बच्चों तो इनकी रचनाओं में शुद्ध, परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसको पढ़ते समय हमें आनंद की अनुभूति होती है। कठिन से कठिन विषय हमारे समझ में आ जाते हैं। बच्चों, इन निबंधों और आलोचनाओं में जिन शैलियों का प्रयोग आपने किया है वह विवेचनात्मक है, समीक्षात्मक है और प्रश्नात्मक, गवेषणात्मक शैली है। इस प्रकार बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान
है। ये हिंदीतर प्रदेश के होते हुए भी दक्षिण में इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। बच्चों, हमने बताया कि यह उच्च कोटि के निबंधकार हैं और आलोचक हैं। इन्होंने दक्षिण में हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उत्तर भारत में इन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदी के प्रति इनकी निष्ठा और साधना बच्चों अनुकरणीय है, प्रेरणास्पद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बच्चों, भाषा और आधुनिकता जो हमारे आज के अध्ययन और अध्यापन का विषय है, उसका अर्थ क्या है। भाषा, सर्वप्रथम हम भाषा का अर्थ जानेंगे और उसके उपरांत आधुनिकता का अर्थ जानेंगे। बच्चों, शीर्षक एक रचना का महत्वपूर्ण बिंदु है, वह केंद्र बिंदु है और उसी पर पूरी रचना आधारित होती है। इसलिए शीर्षक का अर्थ जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे पाठ को पढ़ने में आसानी होती है और समझ में भी आता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने भावों को, विचारों को भाषा के ही माध्यम से व्यक्त करता है और ग्रहण करता है। भाषा को और अच्छी तरह से समझने के लिए भाषा की परिभाषा की तरफ चलते हैं कि विद्वानों का क्या मत है भाषा के संदर्भ में। सर्वप्रथम हम कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के संदर्भ में क्या कहा है उसे जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। भाषा के ही संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। यह हुआ भाषा। अब इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कि आधुनिकता क्या है। आधुनिकता शब्द जब भी हमारे सम्मुख आता है तो हमें नवीनता का बोध होता है। अर्थात बच्चों, आधुनिकता बच्चों नवीनता का बोध कराता है, परिवर्तनशीलता का बोध कराता है और नए विचारों का बोध कराता है। डॉक्टर राजेंद्र ने आधुनिकता के संदर्भ में क्या कहा है हम देखते हैं। आधुनिकता एक विचारधारा ही नहीं है, जीवन प्रणाली है जिसने मनुष्य को समकालीन समय से जोड़ा है, उसे मानवीय मूल्य दिए हैं और उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक समग्रता का उद्भव किया है। सुधीर पचौरी जी का मानना है कि आधुनिकता सिर्फ ऐतिहासिक या भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि वह आधुनिक समाज को संभव करने वाली स्थिति है। बच्चों, इस प्रकार आधुनिकता परिवर्तन का बोध कराता है। बच्चों, यह हुआ भाषा का अर्थ और आधुनिकता का अर्थ। अब भाषा में आधुनिकता का क्या संबंध है वह जानते हैं। बच्चों, भाषा सदैव परिवर्तनशील है, उसमें नए भाव, नए विचार, नए मुहावरे, नए लोकोक्तियों का समावेश युगानुकूल होता रहता है। यही भाषा की व्यवहारिकता है और यही भाषा की आधुनिकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस पाठ में क्या विशेष बातें हैं उसे हम जान लेते हैं। लेखक का मानना है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा हमने बताया कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में वरदान सिद्ध हुई है। बच्चों, जैसे जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे ही भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें नए भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा में नए शब्द आते रहते
हैं। यह भाषा की परिवर्तनशीलता है। जब भाषा परिवर्तनशील नहीं होगी बच्चों, तो वह स्थिर हो जाएगी, जड़ हो जाएगी और आगे बढ़ने में अक्षम हो जाएगी। इसलिए भाषा का परिवर्तनशील होना अत्यंत ही आवश्यक है, लेखक की यह मान्यता है। दूसरी बात है, भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। बच्चों, संस्कृति का अभिन्न अंग भाषा है। इसके अतिरिक्त संस्कृति के और अनेक अंग हैं, जैसे विचार, भाव, मूल्य, धर्म, कर्म, मान्यता, विश्वास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रहन सहन, खान पान। यह सब मूर्त और अमूर्त तत्व जो हैं, ये संस्कृति के अंग है। उसी तरह भाषा भी संस्कृति का अंग है और जब भी इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। तीसरी बात है इस पाठ में कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। यह भी उन्होंने बताया है कि यह व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के माध्यम से ही संभव नहीं है, यह तो सतत विकास की गति है और स्वयं ही विकसित होती रहती है। चौथा, इन्होंने यह कहा है कि भाषा की इकाई शब्द है। बच्चों, शब्द के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं हो सकता। शब्द के अभाव में भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि परिवर्तन तो शब्द में होते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो शब्द है वह भाषा की इकाई है। अब पांचवी बात उन्होंने यह रखा है इस निबंध में कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। बच्चों, अगर भाषा में स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होगी तो विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा सही तरीके से। इसलिए भाषा में सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होना अत्यंत ही आवश्यक है। छठा है, भाषा का प्राण उसकी व्यवहारिकता है। बच्चों, भाषा में नित्य नए शब्दों का समावेश होता रहता है। नए शब्द, नए भाव, नए विचार, नए लोकोक्तियाँ, नए मुहावरे आते रहते हैं और यही भाषा की व्यवहारिकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सातवां इस पाठ में जो विशेष बात है वह भाषा। इस निबंध में शुद्ध परिष्कृत संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग रेड्डी जी ने किया है। शैली इस पाठ में है, इस निबंध में है विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और गवेषणात्मक। अब हम अपने मूल पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा पहला गद्यांश आपके सम्मुख है। पढ़ती हूँ मैं और उसकी व्याख्या साथ साथ करते चल रही हूँ। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। बच्चों, रमणीयता का अर्थ है सुंदरता, नित्य का अर्थ है सदैव, नूतनता का अर्थ है नवीनता, नयापन। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना या एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ संबंध होना। लेखक का मानना है कि सुंदरता और नवीनता दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात जो चीज, जो वस्तु रमणीय होगी, सुंदर होगी, वो निश्चय ही नवीन होगी और जो नवीन होगी वह निश्चय ही सुंदर होगी। यह लेखक की मान्यता है। और रमणीयता के अभाव में, सुंदरता के अभाव में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज मान्य नहीं होती, कोई उसे स्वीकार नहीं कर पाता, कोई उसके प्रति आकर्षित नहीं हो पाता। बच्चों, पुष्प का ही अगर उदाहरण ले लें तो पुष्प खिलते हैं, मुरझाते हैं और गिर जाते हैं, फिर नए पुष्प खिलते हैं, मुरझाते हैं और गिर जाते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है, इससे उसकी सुंदरता और नवीनता सदैव बनी रहती है और हम उस सुंदरता और नवीनता के प्रति सदैव ही आकर्षित होते रहते हैं। अर्थात नूतनता के अभाव में सुंदरता संभव नहीं है और सुंदरता के अभाव में नवीनता संभव नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। बच्चों, लेखक की मानता है कि जब तक किसी रचना में नवीनता ना हो तब तक वह मौलिक नहीं हो सकती। जब किसी रचनाकार की रचना में नवीनता आती है तब वही उस रचनाकार की मौलिक उपलब्धि होती है और पाठक उसे सहृदयता के साथ पढ़ता है, समझता है और उसे ग्रहण करता है। बच्चों, अगर उसमें नवीनता है, रचनाकार की रचना में यदि नवीनता है तो निश्चय ही वह अन्य रचनाओं से अलग है और जहाँ अन्य रचनाओं से अलग है वहीं से मौलिकता शुरू हो जाती है और पाठक के हृदय पर अपना छाप छोड़ जाती है, पाठक उसे स्वीकार कर लेता है। अगर रचना में मौलिकता नहीं होती तो पाठक उसे स्वीकार नहीं करता है। लेखक की यह मान्यता है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। बच्चों, जिस प्रकार से हमारी जो प्राचीन कुछ परंपराएं थी जो रूढ़ हो गई, जो सामाजिक कुरीति का रूप धारण कर ली, अगर उन्हीं मान्यताओं पर, उन्हीं परंपराओं पर समाज आगे बढ़ता तो समाज का विकास संभव नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि किसी समय सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, बाल विवाह, ये सभी कुरीतियाँ थीं। इन कुरीतियों को अगर दूर नहीं किया जाता तो समाज आगे बढ़ नहीं पाता। बच्चों, उसी तरह से अगर भाषा में भी परिवर्तन न हो, उन्हीं पुराने शब्दों से ही विचारों की अभिव्यक्ति करते चलें तो भाषा भी निर्जीव हो जाती है, भाषा की सजीवता समाप्त हो जाती है। इसलिए उसमें परिवर्तन होना, युग के अनुकूल भाव को व्यक्त करने का सामर्थ्य होना अत्यंत ही आवश्यक है। लेखक का कहना है कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। बच्चों, भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से अपने समकालीन युगीन भाव को व्यक्त करने का सामर्थ्य होता है। लेकिन वह समर्थता कैसे आएगी? जब उसमें परिवर्तन होगा, युगीन भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी, जब उसमें नए नए शब्द, नए नए मुहावरे, नई नई लोकोक्तियों का समावेश होगा, तभी भाषा युगीन चेतना को, युगीन भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ होगी, सशक्त होगी। बच्चों, यह है हमारे गद्यांश की व्याख्या। निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं इस गद्यांश के साहित्यिक सौंदर्य को। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने क्या बताया है? लेखक ने भाषा में नवीनता को आवश्यक माना है, परिवर्तनशीलता को आवश्यक माना है और आवश्यक मानते हुए भाषा के विकासशील स्वरूप को स्पष्ट भी किया है। दूसरी बात इसमें विशेष जो यह है बच्चों, लेखक ने उसी भाषा को श्रेष्ठ माना है जो युग के अनुकूल भावों को ग्रहण कर सके और समाज में चेतना को जागृत कर सके। इस गद्यांश में बच्चों भाषा संस्कृत निष्ठ है, परिमार्जित है और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। शैली है विवेचनात्मक, गवेषणात्मक। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हम जानते हैं। बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। अगले गद्यांश की तरफ हम चलते हैं बच्चों। इसमें लेखक की क्या मान्यता है?
पढ़ के समझकर जानते हैं। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेखक का यह विचार है बच्चों कि कभी कभी किसी अन्य संस्कृति का प्रभाव भी अपनी भाषा पे पड़ जाता है, लेकिन अपनी भाषा में उस प्रकार के शब्द न मिले या उसका पर्यायवाची शब्द न मिले तो उसे वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस भाषा से हम शब्द ले रहे हैं या जो भाषा उस शब्द को अपना रही है, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से शब्द हैं बच्चों जो आगत हैं, जैसे अलमारी, आलपीन, तौलिया, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे रम गए हैं, रच बस गए हैं कि हमें इसका आभास जल्दी नहीं होता है। इसी तरह से अमरूद, अंगूर, ये सब अरबी शब्द हैं, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता है। इसी तरह से अन्य भाषाओं के शब्दों को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारी शब्द संपदा और बढ़ जाती है। यही भाषा की आधुनिकता है, यही नवीनता है, यही रमणीयता है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। बच्चों, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, लेखक की यह मान्यता है, क्योंकि म्यूजियम में प्राचीन निर्जीव वस्तु को संजो कर रखा जाता है, जो ऐतिहासिक विशेषता को तो बताता है, प्राचीन विशेषता को तो बताता है, लेकिन उसका आधुनिकता से संबंध नहीं होता। भाषा की यह स्थिति नहीं है, वह प्राचीनता और नवीनता दोनों का तालमेल लेकर चलती है, यानी उसमें समय के अनुसार, युगीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यह म्यूजियम की वस्तु नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस गद्यांश के साहित्यिक सौंदर्य को हम जानते हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि भाषा को समृद्धि एवं युगानुरूप बनाने के लिए उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उदारता के साथ अगर हम दूसरी भाषाओं के शब्दों का अपनी भाषा में समावेश करते हैं तो हमारी शब्द संपदा और बढ़ जाती है। बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित यह 5 प्रश्न हैं। अब बच्चों, आज का अंतिम गद्यांश है प्रथम भाग का। पढ़ती हूं मैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। बच्चों, हमने बताया था आरंभ में ही कि भाषा संस्कृति का अंग है। भाषा के अतिरिक्त भी अन्य कई अंग हैं संस्कृति के, जैसे भाव, विचार, मूल्य, धर्म, कर्म, मान्यता, विश्वास, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रहन सहन, खान पान, ये सब संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और संस्कृति परंपरा से उत्पन्न होती है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। बच्चों, जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज होते हैं, जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होते हैं उस भाव को, उस खोज को व्यक्त करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यह शब्द जो हैं वह वैज्ञानिक हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जो खोजकर्ता के नाम पर ही हैं, फ़ारेनहाइट। तो इन सब शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में वैसे ही कर लिया जाता है। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज होते हैं, संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, और जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है, युगीन परिस्थितियों, युगीन भावों, युगीन विचारों को व्यक्त करने के लिए। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ शब्दों का खोज भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ साथ उस युगीन भाव को व्यक्त करने के लिए नवीन शब्दों का खोज करना अत्यंत आवश्यक है। यह लेखक का विचार है। इस गद्यांश से संबंधित बच्चों साहित्यिक सौंदर्य है। लेखक ने संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें भाषा में नवीनीकरण को औचित्यपूर्ण ढंग से आवश्यक सिद्ध किया है। बच्चों, इन तीनों गद्यांशों में भाषा शुद्ध है, परिष्कृत है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, विचारात्मक, गवेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। रमणीयता, जिसका अर्थ है सुंदरता, अन्योन्याश्रित, जिसका अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित, घनिष्ठ रूप से परस्पर संबद्ध। नित्य का अर्थ है सदैव, नूतनता का अर्थ है नवीनता, आत्मसात का अर्थ है अपने में समाहित, दुरूहता का अर्थ है अस्पष्टता, परिहार का अर्थ है निराकरण, निवारण, स्वतः सिद्ध का अर्थ है अपने आप प्रकट होने वाली, और निःसृत का अर्थ है उत्पन्न होना, निकलना। यह इस पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उनका अर्थ है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, आज के अभ्यास कार्य को जानते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथों के नाम लिखिए। तीसरा है, भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है। चौथा है, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन रचना किस रचनाकार का है। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता के 3 गद्यांशों को पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा आज का प्रथम भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।